Exactly. देखें, सुसाइड पे बंदा जाता ही तब है जब कंप्लीट लॉस ऑफ होप, कंप्लीट लॉस ऑफ यानी कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा। तो कंप्लीट लॉस ऑफ होप में क्या लैक ऑफ ईमान का कोई रोल नहीं है? बिल्कुल क्या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स का कोई तकदीर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तकदीर आपका। बिल्कुल है। तो हम तो कह रहे हैं कि ये वन ऑफ द सोल्यूशंस है कि एक बंदे को ज़रा तगड़ा भी किया जाए इस हवाले से, और इट वर्क्स। Exactly. मैं कल आपको बताता हूँ, एक बंदे से मैं बात कर रहा था और ही वाज टेलिंग मी कि बहुत कुछ एक्सट्रीम उसके फैमिली के फाइट्स चल रही थी, कत्लो गारत तक बात गई, उसको थ्रेटन किया गया, उसकी बेटियों को थ्रेटन किया गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बंदा बाइपोलर फेस कर रहा है, डायग्नोज्ड है, डिप्रेस्ड है। तो वो बार बार यही सवाल कर रहा था कि मेरे साथ ये हुआ क्यों है, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों अल्लाह ऊपर से देख रहा है फिर भी अल्लाह ये अलाउ क्यों कर रहा है। तो देखिए ना, अब रिलीजन तो आ गया, आप जब सवाल पूछ रहे हैं तो फिर उसका जवाब फिर मैंने बड़े प्यार से उसको समझाने की कोशिश की, जो बातें मैं कर सकता था। वन ऑफ द थिंग्स मैंने उसे यही कहा ना कि यार देखो, आप थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव ब्रॉड करो, लोगों में उठो बैठो, आपको अपने से भी ऐसे ऐसे लोग नजर आएंगे। आपको तो थ्रेटन किया गया ना, आई नो फैमिलीज जिनको मार दिया गया है, जिनके बच्चों को मार दिया गया। अब गाज़ा, वहाँ आप देख लें क्या हो रहा है, मतलब माँ अपने बच्चे को मरते हुए बिल्कुल सामने देख रही है। तो थोड़ा सा अपना ना ब्रॉडन करो पर्सपेक्टिव, घूमो, अपने आप से बाहर निकलो, अपने आप से थोड़ा सा बाहर निकलने की जो ना ये नहीं कहने का मतलब ये कि इंसान यही सोचे कि मेरे साथ ही क्यों। हाँ, मेरे साथ भाई आप दुनिया को भी देखो। आप देखेंगे हमारी शरीयत बहुत ज्यादा ये कहती है कि दूसरों के मसाइल, वन ऑफ द रीजंस, आप जब दूसरों के मसाइल देखते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड आता है आपके अंदर। बिल्कुल सही। और आपके अंदर एक उम्मीद आती है कि यार अल्लाह ने मुझे कितना दिया है। बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये, बिल्कुल हम उस चीज को रिलेट ही नहीं कर पा रहे किसी तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स एज सोल्यूशन। वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स मैं समझता हूँ रिलीजन है। जो आपने इब्न कय्यम का कोट बताया ना कि जो कल्ब है, जब तक इसकी खला नहीं जाएगी, जब तक आप अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर लोगे, अल्लाह से दिल नहीं आप लगाओगे। लेकिन जाहिर है कि जरूरी नहीं है कि ये सुसाइड तक ले जाए। हाँ, जरूरी नहीं है सुसाइड तक ले जाए, लेकिन ये रहेगा, ये फैक्टर रहेगा। और बाज़ वक़्त ये इतना ज़्यादा वो हाइपर हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन एक और हमारी तरफ से मिस्टेक जो रिलीजियस क्लास की तरफ से होती है, वो है कंप्लीट डिसमिसिंग एटीट्यूड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये भी है, हमें मानना चाहिए हमारे कल्चर में कि नहीं ये देखो, ये क्या, इसको पागलपन चढ़ा हुआ है, इसको तो एक थप्पड़ लगाना चाहिए, ठीक है ना, मैं इसको मारूं तो ये ठीक हो जाए, इस तरह के जुमले कहे जाते हैं। फिर ये भी बार बार रियलाइज़ करवाया जाता है कि तुम्हारा ईमान स्ट्रांग नहीं है, तुम्हें क्यों नहीं अल्लाह पे तवक्कल। भाई एक बंदा OCD हुआ है, एग्जैक्टली रिलीजियस बंदा, आप क्या उसे कहोगे बार बार कि उसका ईमान कमज़ोर है? यानी आप जितने ईमान के बारे में ज्यादा सेंसिटिव है। एग्जैक्टली आप जितने उसे टास्क देते जाओगे, अब एंग्जाइटी, जनरलाइज एंग्जाइटी है किसी को अच्छी खासी, या ADHD है किसी को, आप उसे जैसे जैसे टास्क मजीद देते जाएंगे वो तो मजीद एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी। मैं हैरान होता हूँ कि रिलीजियस लोग जो है ना, वो उनके पास कोई काउंसलिंग कराने आता है, वो उनसे मजीद टास्क दे देते हैं कि लाख बार ये जिक्र करो। OCD वाला बंदा, आपने उसे लाख के फिगर पे लगा दिया, आप सोचें उसका क्या हशर होगा। उसको तो रिलैक्स करना है, ठीक है। तो ये हमारे रिलीजियस लोगों को भी समझना चाहिए कि इफ़ दे कांट हैंडल समवन, दे शुड टेल कि भाई नहीं, आप जाओ साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, प्रॉपर थेरेपी मौजूद है, इसकी मेडिसिन आ चुकी हैं। अब फॉर वट एवर रीज़न ये चीज़ें बढ़ रही हैं, इसमें शैतान का रोल है, इसमें हमारे लाइफस्टाइल का रोल है, इसमें म्यूज़िक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, इसमें जो है डाइट का मैं तो कहूँगा बहुत बड़ा रोल है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, घरों से सुकून उठता जा रहा है, इसमें मोबाइल एडिक्शन है, खला है, जो भी आपने सारी रीज़न, लॉस है, इसमें मैं कहूँगा इवन जो चाइल्डहुड एब्यूज़, वो रीज़न आ सकती है इसमें, ठीक है ना। इसमें आपके जेनेटिक जो डिजीज़ हैं, टर्मिनल इलनेस रीज़न आ सकती है कि बस मैं अपने आप को मार ही लूँ, मेरा मकसद क्या है, वट एवर द रीजंस आर। लेकिन बात असल में ये है कि हमें सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए सोल्यूशन जो है वो बताना चाहिए। तो इफ़ वी टॉक अबाउट सोल्यूशन, थोड़ा सा सोल्यूशन ओरिएंटेड अब बात है। पहली तो बात ये हतमी, आपने भी कहा कि हमारा रिलीजन इसको प्रोहिबिट करता है और सुसाइड को, और बहुत स्ट्रिक्ट वो हदीस में आता है कि उस बंदे को क़यामत वाले दिन माफ़ नहीं किया जाएगा। ये हदीस कि वो वहाँ भी बार बार वही एक्शन करेगा जो दुनिया में जिस तरीके से अपनी जान ली, अल्लाह माफ़ करे। और इट इज़ अबाउट समवन जो
जानबूझ के करते हैं। अगेन ये आपके पास इख्तियार है, ये इख्तियार है, यानी जितना आपके पास इख्तियार है, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में आपने वैसे ही कर लिया ये काम, लेकिन कुछ में आपके पास इख्तियार से बाहर हो गया। जहाँ पे आपकी इख्तियार से बाहर हो गई वहाँ पे आप माजूर हो गए अल्लाह के। हाँ बिल्कुल ठीक है। और जहाँ पे आपके पास चॉइस है वहाँ पे आपके लिए वो है। असल में अली भाई इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि देखें, इमोशनल स्टेबिलिटी इज़ द मेन थिंग। आपका जो जज्बात हैं, आपके इमोशंस हैं, आपके ख्यालात, देखें एक बंदा जज्बाती तौर पे इमोशनली डिस्टर्ब हो गया, द पॉइंट हियर इज़ कि सबसे पहले आप देखें उसके कॉजेज़ क्या हैं, व्हाट आर द मेन कॉजेज़ ऑफ दैट। कुछ एक्सटर्नल कॉजेज़ भी होते हैं, कुछ इंटरनल कॉजेज़ भी हैं। एक्सटर्नल कॉजेज़ के अंदर कोई इवेंट्स हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे आपने बताया कि अब्यूज़ भी हो सकता है। इसी तरीके से वो अब्यूज़ मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, पेरेंट्स की तरफ से भी अब्यूज़ हो जाता है, स्टडीज़ के ऊपर हवाले से सोशल प्रेशर भी हो जाता है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। ऑब्वियसली अगर आप चाहते हैं उस चीज़ से निकलना तो आपको पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको देखना पड़ता है। और अगेन वो मेरा ख्याल है काउंसलिंग करने वाला या जो साइकियाट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है वो यही चीज़ें देखता है। वो देखता है कि आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, और एंड यू कम टू नो दिस बाय डिस्कसिंग एंड बाय जो आपका जो आगे बंदा है जो हेल्प ले रहा है आपसे, वो आपसे आके आपको बताता है उसके बारे में। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को सबसे पहले रिमूव किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि फिर इंटरनल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स के अंदर वसवसे की आपने बात की, जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि शैतानी वसवसे आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाज़ वक़्त शैतान आपको देखें, शैतान का मसला क्या है, शैतान करता क्या है, शैतान इज़ लुकिंग फॉर अ वीकनेस इन यू। वो देखता है कि ये बंदा, इसकी वीकनेस कहाँ से शुरू होती है और कौन सी चीज़ें हैं जो इसको ट्रिगर करती हैं, जो इसको डिस्टर्ब करती हैं। मैं आपको मिसाल दे रहा था, हम जिन्नों की बात कर रहे थे, और देखिए किस तरीके से स्ट्रेस करते हैं। हमारे मशहूर हमारे स्कॉलर हैं जानने वाले डॉक्टर हाफिज़ ज़ुबैर साहब, तो उनके साथ मैं बैठा हुआ था, बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग बात बताई। जिन्नों के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई एक खातून आई, तो उनका मसला था, बड़ी प्रैक्टिसिंग खातून थी। तो अब सवाल मैंने ये पूछा कि कैसे एक प्रैक्टिसिंग खातून और प्रैक्टिसिंग इंडिविजुअल्स, यही वाला सवाल उन पर भी आता है कि उनको कैसे जिन्नात तंग करते हैं, मतलब वो भी तो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग है। तो उन्होंने बाज़-औक़ात ये कहा, उन्होंने कहा कि बाज़-औक़ात शैतान जो है ना, ही इज़ अ वीक, लेकिन उसको ये पता है, देखें वो खुद बहुत वीक है, लेकिन उसको आपकी वीकनेसेस का भी पता है। वो एक्चुअल में आपकी वीकनेस नहीं होती, लेकिन उसको पता है कि एक्चुअल से मुराद ये कि यानी वो ज़्यादा आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती वो चीज़, लेकिन वो उसको इस तरीके से उसको मैनिपुलेट या ट्रिगर करता है कि बाज़ औक़ात वो चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी हो जाती है, मैग्नीफाइड हो जाती है। उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा कोई खातून थी, तो उसने कहा जी वो बड़ी बीमारी के 12-13 साल से शी इज़ सफरिंग फ्रॉम यानी कि जिन्नात के मसले से, और वो बड़ी परेशान और सिवियर डिप्रेशन के अंदर, माशाल्लाह नेक खातून और बड़ा अपने पर्दे का एहतमाम करने वाली, अपनी पाकीज़गी का एहतमाम करने वाली। तो कहते हैं कि मैंने ना उन्होंने अपना बताया, पता नहीं किसी और का बता रहे थे, तो कहते हैं कि मैंने उनसे जब कुरान मजीद का उन पर यानी कुरान मजीद की तिलावत की और उसके बाद जो है ना वो पता किया, तो पता ये चला कि वो बंदा जिन जो है पता चला कि तुम इनको कैसे डिस्टर्ब करते हो, मतलब तुमने तो यानी ये तो इतनी खातून नेकी और नमाज और हर एतबार से ये आगे हैं। तो उन्होंने कहा जी हम डिस्टर्ब नहीं करते, हम सिर्फ ये करते हैं कि हम ना इनका जो डेस्क है ना, स्टडीज़ का डेस्क, उसको सिर्फ नॉक करते हैं एक दफ़ा। अच्छा। सुबह के टाइम ठक ठक ठक, बस वो बैठी हुई है, वो नॉक होना शुरू, ठक ठक ठक, बस। अच्छा। कहते वो पूरा दिन उनका, उस खातून का दिन पूरा दिन ख़राब हो सकता है, परेशान, डिप्रेशन, पता नहीं क्या हो गया, खौफ, फियर। अब कुछ नहीं किया उन्होंने, उनको पता है, शैतान को पता है कि ये खातून जो है इसके बारे में ये एंजाइटी या डिप्रेशन में चली जाएंगी इस बार, तो वो यही काम करते रहे, मतलब प्रैक्टिकली कोई उन्होंने फिजिकल हार्म नहीं किया उसको। तो शैतान क्या कर रहा है, शैतान इज एक्चुअली एक्सप्लोरिंग और इन्वेस्टिगेटिंग कि बेसिकली इस बंदे की वीकनेस कहाँ पे और वहाँ पे मैं जाके इसको हिट करूँ। इसीलिए इस तरह के मामलात के अंदर हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, अगेन वही आपका मुजाहिदा, आपने अपने आप को आसाबी तौर पे स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथन करना है, आपके नर्व स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसके लिए आप एक्सरसाइजेस भी हैं, उसके लिए आप मिसाल के तौर पे बहुत से ऐसे अमल हैं, और उसमें कुछ ऐसी इवन बाज़ औक़ात आपको कुछ मेडिकेशन की भी हेल्प चाहिए होती है, वहाँ पे आप मेडिसिन भी लें। तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, ये जो आपने बात की ना, हमारे रिलीजियस तबका बाज़ औक़ात इसके बारे में इनसेंसिटिव हो जाता है, बाज़ औक़ात क्या अक्सर औक़ात, क्योंकि और टू बी वेरी ऑनेस्ट उसकी वजह ये होती है कि उनको खुद पता नहीं है, सीधी सी बात है, इग्नोरेंस है, सीधी सी बात है। वो समझते हैं कि जी बस हर चीज़ का इलाज बस यही है कि मैंने 2-3 चीज़ें बता दी होगी, रुकिया और कुरान और हर चीज़ का। भाई बाज़ औक़ात वो चीज़ उल्टा ट्रिगर कर रही होती है, उसका मसला वो नहीं होता, आपने बीमारी को सही तरीके से डायग्नोस नहीं किया, तो आप कैसे इलाज कर सकते हैं उसे। तो कुरान इलाज है, दीन इलाज है, लेकिन एक मेडिसिन जिसके अंदर इलाज है आप उसको गलत दे दो, ओवरडोज दे दो, या गलत टाइम पे दे दो, या फिर आप किसी और मर्ज के लिए वो दवाई दे दो, सही बात, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स इतने होते हैं फैमिलीज के कि मैंने खुद एक केस को देखा कि उनको बार बार यही बताया जा रहा था इन पे पोजेशन है, कुछ जिन्नों का कबीला इन पे आया हुआ है, या ये कि जो है ना कुरान जब वो सुनती थी चीखें मारती थी, थिंग्स लाइक दैट।
तो पता ये लगा, मतलब थोड़ा सा जब मैंने पूछने की कोशिश की कि डोमेस्टिक वायलेंस से वो बहुत गुजरी वो खातून, और उनको इज्जत ही नहीं दी गई सारी उम्र, उनको बहुत दबाया गया। आप देखिए ना ये कितना बंदा सहता रहता है। वही जो फ्रूड ने कहा था ना कि अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे सबकॉन्शियस में जाते हैं और इट्स लाइक अ पूल ऑफ वाटर, वो फिर उबल के बाहर आ जाता है सब कुछ, और वो फिर अजीबो गरीब मेंटल डिसऑर्डर्स में वो या स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में एग्जिबिट करता है। तो देखिए ना, कुरान सुन के चीखे मारना नेसेसरीली ये मतलब नहीं है कि जिन ही है, और वो फिर राकीज़ हमारे बैठे हुए दे आर लुकिंग फॉर सच अपॉर्चुनिटीज़ कि मज़ीद हम इनको डराएं, फियर डालें मज़ीद इनके माइंड में कि हाँ ये तो कंफर्म जी जिन ही है। तो हाउ डू दे रिकग्नाइज दीज थिंग, हाउ डू दे आइडेंटिफाई? मैं नहीं जिन समझ आती, मतलब विदाउट आस्किंग एनी हिस्ट्री, विदाउट आस्किंग कि ये किन हालात से गुजर रही हैं, इनके साथ हो क्या रहा है, तो ये इंसेंसिटिविटी पाई जाती है। अल्लाह माफ़ करे। इसमें भी मैं समझता हूँ कि जो आपकी ना बेसिकली एक एक्सपर्ट है ना, ही कैन आइडेंटिफाई। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाकई एक समझ आती असल में ना, इवन ख़ास तौर पे जैसे मैं बताता हूँ, जिस तरह एक एक्सपर्ट है, एक देखें एक साइकोलॉजिस्ट है या साइकियाट्रिस्ट है, जो भी है एक्सपर्ट बंदा, वो डिटरमिन कर लेता है कि ये जो स्ट्रेस है, ये बंदा जिस चीज़ से गुजर रहा है, क्या ये वाकई कोई मेंटल डिसऑर्डर है, कोई इलनेस है, या फिर ये जनरली कोई वैसे ही, यानी एक जिसे कहते हैं ना, एक बंदे ने सेल्फ कंस्ट्रक्टेड किस्म की चीज़ है, और ये एक ऐसे ही बेचारा इससे ज़्यादा में ओवर सेंसिटिव हुआ है, और वो आपको बताता है कि ये असल मसला नहीं है। ठीक है ना, मैं समझता हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली यही बातें जब हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स की तरफ आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमें भी, यानी अब अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है हमारे पास भी बहुत से भाई और बहनें आते हैं और हमसे डिस्कशन, ये सवालात करते हैं, हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये मसला ऐसा है जो हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, फ़ौरन पता चल जाता है, और कुछ जगहों पे हमें पता होता है कि यार इसको थोड़ा सा सेट करने की ज़रूरत है। तो मेरे पास कई दफ़ा ऐसा हुआ, एक दफ़ा मसले आए मेरे पास, एक दफ़ा आया, मैंने सीरियसली अल्लाह की तरफ से मैंने उसको बड़े ना स्ट्रिक्टली उस बंदे के साथ डीलिंग की, यानी मैंने उसको थोड़ा डांटा उस भाई को, तो मैंने देखा इट वर्क फाइन, ही वाज फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज़ मुझे अंदाजा हो गया था कि यार ये ओवर थिंकिंग कर रहा है। मैंने पहले प्यार से समझाने की कोशिश की, नहीं समझ आई, फिर मैंने जरा सख्ती की तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये वो बंदा है जो सख्ती से समझेगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि हमें भी अब मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है कि यार क्या है। तो ऑब्वियसली एक वो बंदा जिसने फील्ड एक्सपीरियंस है, जिसका एक्सपीरियंस है, जिसने बाकायदा इसको स्टडी किया हुआ है, उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो स्पिरिचुअली हो चाहे साइकोलॉजिकली, वो बड़े आराम से डिटरमिन कर सकता है। एक मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट बड़े आराम से डिटरमिन कर सकता है साइकोलॉजिकल इशू है कि नहीं, या स्पिरिचुअल इशू है। इसी तरीके से एक माहिर राकी जो स्कॉलर है, वो बड़े आराम से डिटरमिन कर सकता है कि ये मसला स्पिरिचुअल है कि नहीं, ये स्पिरिचुअलिटी की वजह से, ये वैसे ही उसके दिमागी मसला है, मेंटल इलनेस की वजह से। और ये जो मॉडर्न हमारे साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी दूसरी एक्सट्रीम पे ना जाएं। एग्जैक्टली, आप भी टोटल स्पिरिचुअल उसको इनकार ना कर दें। थोड़ा सा खुद पढ़ें, नॉलेज हासिल करें, और बड़ा रोल है आपकी, दवाइयों का भी रोल है, रुकिया का भी रोल है, स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस का भी बड़ा रोल है, कुरान मजीद का रोल है, स्पिरिचुअल काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो वो भी ज़रा दूसरी देखें ना, वो अगर उसको मजीद म्यूजिक पे लगा दें, अल्लाह माफ करे, एक टोटल डिप्रेस्ड बंदा है, तो म्यूजिक मतलब वो आपको मजीद अनस्टेबल करेगा, जो उसके इफेक्ट्स हैं आपके जो केमिकल इम्बैलेंस म्यूजिक क्रिएट करता है। अरे भाई यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं चाहता हूँ, जो आप भी थोड़ा सा इस पे कमेंट करें, जो हमारे यहाँ ना अल्लाह माफ करे, ये हम समझते हैं कि जो काउंसलिंग है ना, हर बंदे को नहीं करनी चाहिए, मैं समझता हूँ, स्पेशली जो कुछ काउंसलिंग के केसेस अगेन समझता हूँ। और हमारे यहाँ कुछ लोग ना इनके पास, काउंसलर्स के पास जाते भी नहीं, प्रोफेशनल हेल्प लेते भी नहीं। सही। और मैं समझता हूँ कि मैं और हमने माशाल्लाह, ये हमारी कोशिश होती है, आप भी करते हैं, और इसमें मैं चाहता हूँ आप मज़ीद बात भी करें कि कई दफ़ा आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती है, और हमें रिकमेंड स्कॉलर्स को और रिलीजियस तबके को चाहिए कि वो प्रोफेशनल्स की तरफ रिकमेंड करें। और वो ना, इसमें कोई अल्लाह माफ़ करे, देखें हमारे यहाँ मेंटल इलनेस का जो लफ्ज़ है ना, इसको हम समझते हैं कि बंदा पागल है। कहते हैं मेंटल इलनेस का मतलब है क्रेजी है, बिल्कुल, यानी वो अल्लाह माफ़ करे ना। हालांकि मेंटल इलनेस का मतलब ये नहीं होता, मेंटल इलनेस का मतलब सिर्फ इमोशनल इम्बैलेंस, या फिर जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस या इम्बैलेंस होता है। और वो इम्बैलेंस बाज़ औक़ात मैंने बताया ना, कभी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में भी होता है। एक बंदा ऐसे ही बड़ी, जैसे तहारत के बारे में हसासियत आ गई, अब अल्लाह माफ़ करे, ये पागलपन तो नहीं है, उस बंदे को सिर्फ ये वो एहसास हो गया उसके बारे में, ठीक है ना। और बाज़ औक़ात कोई नेचुरल रीजंस भी होते हैं उसके।
तो हमें भी समझाने की ज़रूरत है कि भाई मेंटल इलनेस का मतलब, अगर आपको कोई बंदा कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं, और अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप पागल हैं। सही। बड़े बड़े मैंने देखा है कि समझदार लोग जो हैं अपनी मैरिज काउंसलिंग करवाने के जी हाँ, लिए, जी हाँ, इवन जी हाँ। उलमा जी। हमारे कहीं वो जाते हैं, क्योंकि यार वो बंदा एक्सपर्ट है, बिल्कुल सही, उसने सीखा, उसने तजर्बा है। ज़रूरी नहीं अपने 100% हर बात माननी है, लेकिन मुशावरत करना एक मुसलमान को चाहिए। अल हिकमतु दाल्लतुल मोमिन, मोमिन को चाहिए कि जहाँ पे उसको खैर नजर आए।